नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ मोहन राकेश की लिखी कहानी सुहागिनी। कमरे में दाखिल होते ही मनोरमा चौंक गई। काशी उसकी साड़ी का पल्ला सिर पर लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसके होंठ लिपस्टिक से रंगे थे और चेहरे पर बेहद पाउडर पुता था, जिससे उसका सांवला चेहरा डरावना लग रहा था। फिर भी वह मुग्ध भाव से शीशे में अपना रूप निहार रही थी। मनोरमा उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई। माई, उसने चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रही है? काशी ने हड़बड़ाहट साड़ी का पल्ला सिर से हटा दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास से हट गई। मनोरमा के गुस्से के तेवर देखकर पल भर तो वह सहमी रही, फिर अपने स्वांग का ध्यान होने पे हंस दी। बहन जी, माफी दे दे, उसने मिन्नत के लहजे में कहा। कमरा ठीक कर रही थी, शीशे के सामने आई तो ऐसे ही मन कर गया। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना। तनख्वाह में से पैसे काट लेना? मनोरमा और भी भड़क गई। 15 रुपए तनख्वाह है और बेगम साहब 6.5 रुपए की लिपस्टिक कटवाएंगी। कमबख्त रोज प्लेटें तोड़ती हैं, मैं कभी कुछ कहती हूँ? घी, आटा, चीनी चुरा कर ले जाती है और मैं देखकर भी नहीं देखती। सारा स्टाफ शिकायत करता है, कुछ काम नहीं करती, किसी का कहानी मानती। कमेटी के मेंबर अलग मेरी जान खाते हैं कि इसको दफा करो। रोज रोज अपना रोना लेकर हमारे यहाँ आ मरती है। मैं फिर भी देखती हूँ, निकाल दिया तो दर बदर मारी फेरी न फिरे, और उसका तो मुझे ये बदला देती है, कमीनी कहीं की। उसने बेन की कुर्सी को इस तरह अपनी तरफ खींचा जैसे उसी ने कोई अपराध किया हो, और उस पर बैठकर माथे को अपने ठंड हाथ से मल लिया। काशी चुपचाप रही। 40 की होने को आई है, मगर बागपन की चाह अभी भी बाकी है। मनोरमा फिर बड़बड़ाई, छिनाल कहीं की। सिर की झटक कर उसने आंखें मूंद ली। दिन भर की स्कूल की बकझक से दिमाग वैसे ही खाली हो रहा था, शरीर भी थका था। वह उस समय पब्लिक लाइब्रेरी से होकर मिलिट्री लाइंस का बड़ा राउंड लगा कर आई थी। निकली यह सोचकर कि कहीं घूमने से मन में थोड़ी ताजगी आएगी, मगर लौटते हुए मन पर अजीब भारीपन छा गया। क्वार्टर से आधी मील दूर भी जब सूरज डूब गया था, तब कुछ क्षणों के लिए उसे अपना आप हल्का हल्का लगने लगा। हवा, पेड़ों के पत्ते हिलते, अस्त व्यस्त बिखरे बादलों के टुकड़े, हर चीज में एक मादक स्पर्श का अनुभव हुआ। सड़क पर फैली संध्या की फीकी चांदनी धीरे धीरे रंग पकड़ रही थी। वह साड़ी का पल्ला पीछे को कसकर कई कदम तेज तेज चलने लगी, मगर टैंकी के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते सारा उत्साह गायब हो गया। जब स्कूल के गेट के पास पहुंची तो अंदर पैर रखने का भी मन नहीं था, मगर उसने किसी तरह मन को बांधा और लोहे के गेट को हाथ से धकेल दिया। गर्ल्स हाई स्कूल की हेडमास्टर रात को देर तक सड़कों पर अकेले कैसे घूम सकती है? बुझे मन से क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ी तो ये माजरा सामने आ गया। उसने आंखें खोली तो काशी को उसी तरह खड़ी देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। जैसे उसे आशा थी कि उसके आंखें बंद करने और खोलने के बीच काशी सामने से हट जाएगी। अब खड़ी क्यों है? उसने डांट कर कहा, जा यहाँ से। काशी के चेहरे पर डांट का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। वह बल्कि पास आकर फर्श पर बैठ गई। बहन जी, हाथ जोड़ रही हूँ, माफी दे दो। उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मनोरमा पैर हटाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुझसे कह दिया है इस वक्त चली जा, मुझे तंग न कर, कहकर वह खिड़की की तरफ चली गई। काशी भी उठकर खड़ी हो गई। चाय बना दूँ? उसने कहा, घूमकर थक गई होंगी। तू जा, मुझे चाय वाय नहीं पीना। तो खाना ले आती हूँ। मनोरमा कुछ न कहकर मुंह दूसरी तरफ कर ली। बहन जी, मिन्नत कर रही हूँ, माफी दे दो। मनोरमा चुप रही, सिर्फ उसने सिर को हाथ से दबा लिया। सिर में दर्द है तो सिर दबा देती हूँ। काशी अपने हाथ पल्ले से पोंछने लगी। तुझसे कह दिया ना, जा, मेरा सिर क्यों खा रही है? मनोरमा ने चिल्लाकर कहा। काशी चोट खाई से पीछे हट गई। पल भर अवाक भाव से मनोरमा की तरफ देखती रही, फिर निकलकर बरामदे में चली गई।
वहां से कुछ कहने के लिए मुड़ी, मगर बिना कहे ही चली गई। जब तक लकड़ी के जीने पर उसके पैरों की आवाज़ सुनाती रही, मनोरमा खिड़की के पास खड़ी रही। फिर आकर सिर दबाए बिस्तर पर लेट गई। उसे लगा इसमें सारा कसूर उसी का है, और कोई हेड मिस्ट्रेस होती तो कब का इस औरत को निकालकर बाहर कर देती। वह जितना उसे तह देती है, उतना ही वह उसकी कमजोरी का फायदा उठाती है। उसके बच्चों की भी वह कितनी शैतानियां बर्दाश्त करती थी। दिन भर उसके क्वार्टर की सीढ़ियों पर शोर मचाते रहते थे और स्कूल के कंपाउंड को गंदा करते रहते। उसने एक बार उन्हें गोलियां ला दी थी। तब से उसे देखते ही उसकी साड़ी से चिपट कर गोलियां मांगने लगते थे। उसने कितना चाहा था कि वे साफ रहना सीख जाएं। बड़ी लड़की कुंती की तो चड्डियां भी उसने अपने हाथ से सी दी थी, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे उसी तरह गंदे रहते थे और उसी तरह गुलपाचड़ा मचाए रहते थे। पिछली बार इंस्पेक्शन के दिन उन्होंने कंपाउंड के फर्श पर कोयले से लकीरें खींच दी थी, जिससे दूसरी बार सारे कंपाउंड की सफाई करानी पड़ी थी। कई बार वे बाहर से आए अतिथियों के सामने जीभें निकाल देते थे। वही थी जो सब बर्दाश्त किए जा रही थी। कुछ देर वह छत की तरफ देख रही, फिर उठकर बरामदे में चली गई। लकड़ी के बरामदे में अपने ही पैरों की आवाज़ से शरीर में कपकपी भर गई। उसने मुंडेर के खंभे पर हाथ रख लिया। अहाते में खुली चांदनी फैली थी। ईंटों के फर्श पर सीमेंट की लकीरें एक इंद्रजाल से लगती थीं। स्कूल के बरामदे में पड़े डेस्क, स्टूल और ब्लैक बोर्ड ऐसे लग रहे थे जैसे डरावनी सूरतों वाले भूत प्रेत अपने गार के अंदर से बाहर झांक रहे हैं। देवदार का घना जंगल जैसे ठंडी चांदनी के स्पर्श से सिहर रहा था, वैसे बिल्कुल सन्नाटा था। काशी के क्वार्टर में इस वक्त इतनी खामोशी कभी नहीं होती थी। आमतौर पर 9-10 बजे तक उसके बच्चे चीखते चिल्लाते थे। उस समय लग रहा था जैसे उस क्वार्टर में कोई रहता ही न हो। रोशनदान में गत्ते लगे रहने से यह भी पता नहीं चल रहा था कि अंदर लालटेन जल भी रहा है कि नहीं। मनोरमा ने खंबे को और भी अच्छी तरह थाम लिया, जैसे पास में उसका वही एक आत्मीय हो जिसे वह अपने प्रति सचेत रखना चाहती है। देवदारों के झुरमुटों में से गुजरती हवा की आवाज़ पास आई और दूर चली गई। कुंती, मनोरमा ने आवाज़ दी। उसकी आवाज़ को भी हवा दूर, बहुत दूर ले गई। जंगल की सरसराहट फिर एक बार बहुत पास चली आई। काशी के क्वार्टर का दरवाज़ा खुला और कुंती अपने में सिमटती सी बाहर निकलने लगी। मनोरमा ने सिर के इशारे से उसे ऊपर आने को कहा। कुंती ने एक बार अपने क्वार्टर की तरफ देखा और फिर सिमटती हुई ऊपर चली आई। तेरी माँ क्या कर रही है? मनोरमा ने कोशिश की कि उसकी आवाज़ रूखी न लगे। कुछ भी नहीं, कुंती ने सिर हिलाकर कहा। कुछ तो कर ही रही होगी। रो रही है। क्यों? रो क्यों रही है? कुंती चुप रही। मनोरमा भी चुप रहकर नीचे देखने लगी। तुम लोगों ने रोटी नहीं खाई? पल भर रुककर उसने पूछा। रात की बस से बापू का आना है। माँ कहती थी सब लोग उसके आने पर ही रोटी खाएंगे। मनोरमा के सामने जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया। 3 साल के बाद अजुदा आ रहा, ये बात काशी उसे बता चुकी थी। तभी आज आईने के सामने जाने पर उसके मन में पाउडर और लिपस्टिक लगाने की इच्छा जाग गई थी। उसके बच्चे भी शायद इसीलिए आज इतने खामोश थे। उनका बापू आ रहा था, बापू जिसे उन्होंने 3 साल से देखा नहीं और जिसे शायद वे पहचानते भी नहीं थे, या शायद पहचानते थे एक मोटी सख्त आवाज़ और तमाचे जड़ने वाले हाथों के रूप में। जा और अपनी माँ को ऊपर भेज दे। उसने कुंती का कंधा थपथपा दिया। कहना मैं बुला रही हूँ। कुंती बाहें और कंधे सिकोड़े नीचे चली गई। थोड़ी देर में काशी ऊपर आ गई। उसकी आंखें लाल थी और वह बार बार पल्ले से अपनी नाक पोंछ रही थी। मैंने जरा सी बात क्या कह दी तो रोने लगी? मनोरमा ने उसे देखते ही कहा। बहन जी, नौकर मालिक का रिश्ता ही ऐसा है। गलत काम करने पर जरा भी कुछ कह दूं तो रोने लगती है। मनोरमा जैसे किसी टूटी हुई चीज को जोड़ने लगी। जा अंदर गुसलखाने से हाथ मुंह धोकर आ। मगर काशी नाक और आंखें पोंछती हुई वहीं खड़ी रही। मनोरमा एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां मसलने लगी। अयोध्या आज आ रहा है? उसने पूछा। काशी ने सिर हिला दिया।
कुछ दिन रहेगा या चला जाएगा? चिट्ठी में तो यही लिखा है कि ठेका उठाकर चला जाएगा। मनोरमा जानती थी कि अयोध्या की खानदानी जमीन पर सेब के कुछ पेड़ हैं जिनका हर साल ठेका उठता है। पिछले साल काशी ने 125 में ठेका दिया था और उससे पिछले साल 150 में। पिछले साल अयोध्या ने उसे बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी। उसका ख्याल था कि काशी ठेकेदारी के पास से कुछ पैसे अलग से लेकर अपने पास रख लेती है। इसीलिए इस बार काशी ने उसे लिख दिया था कि ठेका उठाने के लिए वह आप ही आ जाए। वह रुपए पैसे के मामले में किसी की बात नहीं सुनना चाहती। 5 साल हुए अयोध्या ने उसे छोड़कर दूसरी औरत कर ली थी और उसे लेकर पठानकोट में रहता था। वहीं उसने एक छोटी सी परचून की दुकान खोली थी। काशी को वह खर्च के लिए एक पैसा भी नहीं भेजता था। सिर्फ ठेका उठाने के लिए ही पठानकोट से आ रहा है। मनोरमा ने ऐसे कहा जैसे सोच कुछ और ही रही हो। आधे पैसे तो उसके आने जाने में ही निकल जाएंगे। मैंने सोचा इस बहाने एक बार यहाँ हो आएगा और बच्चों से मिल लेगा। काशी की आवाज़ और कुछ भीग गई। फिर उसकी तसल्ली भी हो जाएगी कि आजकल इन सेवों का 150 कोई नहीं देता। अजीब आदमी है, मनोरमा हमदर्दी के स्वर में बोली। अगर सचमुच तो कुछ पैसे रख भी ले तो क्या है, आखिर तो उसी के बच्चों को पाल रही है। चाहिए तो यह कि हर महीने वह तुझे कुछ पैसे भेजा करे। उसकी जगह वह इस तरह की बातें कर रहा है। बहन जी, मर्द के सामने किसी का बस चलता है। काशी की आवाज़ और भी भीग गई। तो तू क्यों नहीं उससे कुछ कहती? कहते कहते मनोरमा ने अपने आप को रोक लिया। उसे याद आया कि कुछ दिन हुए एक बार सुशील की चिट्ठी आने पर काशी उससे इस तरह की बातें पूछती रही थी जो उसे अच्छी नहीं लग रही थी। काशी ने कई सवाल पूछे थे कि बापूजी आप इतना कमाते हैं तो उससे नौकरी क्यों कराते हैं, कि उनके अभी तक कोई अच्छा बच्चा क्यों नहीं है, और कि वह अपनी तनख्वाह अपने ही पास रखती हैं या बाबूजी को कुछ भेजती भी हैं। तब उसने काशी की बातों को हंसकर टाल दिया था, मगर अपने अंदर उसे महसूस हुआ था कि उसके मन की कोई बहुत कमज़ोर सतह उन बातों से छू गई थी और उसका मन कई दिन तक उदास रहा था। रोटी ले आऊं? काशी ने आवाज़ को थोड़ा सहेज कर पूछा। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मनोरमा ने काफ़ी मुलायम स्वर में कहा, जिससे काशी को विश्वास हो जाए कि वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। जब भूख लगेगी मैं खुद निकाल कर खा लूँगी। तू जाकर अपने यहाँ का पूरा काम कर ले। अयोध्या अब आने वाला ही होगा। आखिरी बस 9 बजे तक पहुँच जाती है। काशी चली गई तो भी मनोरमा खंबे का सहारा लिए काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। हवा तेज़ हो रही थी। उसे अपने मन में बेचैनी महसूस होने लगी। उसे वे दिन याद आए जब ब्याह के बाद वह और सुशील साथ साथ पहाड़ों पर घूमा करते थे। उन दिनों लगता था कि उस रोमांच के सामने दुनिया की हर चीज़ हेज है। सुशील उसका हाथ भी छू लेता तो शरीर में एक ज्वार उठ जाता था और रोया रोया उस ज्वार में बह जाता था। देवदार के जंगल की सारी सरसराहट जैसे शरीर में भर जाती थी। अपने को उसके शरीर में खो देने के बाद जब सुशील उससे दूर हटने लगता था तो वह उसे और भी पास कर लेना चाहती थी। वो कल्पना में अपने को एक छोटे से बच्चे को अपने लिए देखती हुई पुलकित होती थी। उसे आश्चर्य होता कि क्या सचमुच एक खिलती डुलती काया उसके शरीर के अंदर से जन्म ले सकती है। कितनी बार वह सुशील से कहती कि वह आश्चर्य को अपने अंदर अनुभव करके देखना चाहती है, मगर सुशील इसके हक में नहीं था। वो नहीं चाहता था कि अभी कुछ साल तक उसके घर में बच्चा आए। उससे एक तो उसका फिगर खराब होने का डर था, फिर उसकी नौकरी का भी सवाल था। सुशील नहीं चाहता था कि नौकरी छोड़कर घर बस गृहस्थी लायक रहे। साल 6 महीने में सुशील को अपनी बहन उम्मी का ब्याह करना था। उसके 2 छोटे भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन दिनों उनके लिए एक एक पैसे की कीमत थी। वो कम से कम 4-5 साल एहतियात से चलना चाह रहा था। 1000 चाहने पर भी वह सुशील के सामने हट नहीं कर सकी, मगर जब भी सुशील के हाथ उसके शरीर को सहला रहे होते तो एक अज्ञात शिशु उसकी बाहों में आने के लिए मचलने लगता था। वह जैसे उसकी किलकारियां सुनती और उसके कोमल शरीर के स्पर्श का अनुभव रखती। ऐसे क्षणों में कई बार सुशील का चेहरा उसके लिए बच्चे का चेहरा बन जाता और वह उसे अच्छी तरह अपने हाथ सटा लेती। उसका मन होता कि उसे थपथपाए और लोरियां दे।
सुशील की चिट्ठी आए इस बार बहुत दिन हो गए थे। उसने उसे लिखा भी था कि वो जल्दी जवाब दे दिया करे, क्योंकि उसकी चिट्ठी न आने से अपना अकेलापन उसके लिए असहाय हो जाता है। कई दिनों से वह सोच रही थी कि सुशील को उसकी दूसरी चिट्ठी लिखे, मगर स्वाभिमान उसे इससे रोकता था। क्या सुशील को इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि उसे कुछ पंक्तियां ही लिख दे? हवा का तेज झोंका आया। देवदारों की सरसराहट कई कई घाटियां पार करती दूर के आकाश में जाकर खो गई। सामने की पहाड़ी के साथ साथ रोशनी के दो दायरे रेंगते रहे थे। शायद पठानकोट से आखिरी बस आ रही थी। चांदनी में गेट की मोटी सलाखें चमक रही थी। हवा धक्के दे देकर जैसे गेट का ताला तोड़ देना चाहती थी। मनोरमा ने एक लंबी सांस ली और अंदर को चल दी। वो अपने को उस समय रोज से कहीं ज्यादा अकेली महसूस कर रही थी। अगली शाम मनोरमा घूमकर लौटी तो कंपाउंड में दाखिल होते ही ठिठक गई। काशी के क्वार्टर से बहुत जोर से शोर सुनाई दे रहा था। अयोध्या जोर से गाली बकता हुआ काशी को पीट रहा था। काशी गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। मनोरमा गुस्से से भन्ना उठी। कमेटी के नियम के मुताबिक किसी मर्द को स्कूल की चार दीवारी में रात को ठहरने की इजाजत नहीं थी। उसने खास रियायत करके उसे वहां ठहरने की इजाजत दी थी, और वो आदमी था कि वहां रहकर इस तरह की हरकत कर रहा था। मनोरमा का ध्यान काशी को पड़ती मार की तरफ नहीं गया, इसी तरफ गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें स्कूल की बदनामी है, और स्कूल की बदनामी का मतलब है हेड मिस्ट्रेस की बदनामी। वो तेजी से क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ गई। खट 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 उसके सैंडल लकड़ी पर आवाज कर रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काशी को बुलाकर कहे कि अयोध्या को फौरन वहां से भेज दे, या अयोध्या को ही बुलाकर डांटे और कहे कि सुबह होने तक वहां से चला जाए। बरामदे में पैर रखते ही उसने देखा कि कुंती एक कोने में सहमी सी बैठी है और डरी हुई आंखों से नीचे की तरफ देख रही है, जैसे उनकी मां को पड़ती मार की चोट से उसे भी लग रहा था। मनोरमा सोच नहीं सकी कि वो लड़की उस वक्त उसके क्वार्टर में क्यों बैठी है। क्या बात है? उसने अपना गुस्सा दबाकर पूछा। माँ ने कहा था आपको रोटी खिला दूं। कुंती उसकी तरफ इस तरह डरी डरी आंखों से देखने लगी, जैसे उसे आशंका हो रही थी कि बहन जी अभी उसे बांह से पकड़ लेंगी और पीटने लगेंगी। तो मुझे रोटी खिलाएगी? कुंती ने उसी डर के मारे भाव से सर हिला दिया। तुम्हारे क्वार्टर में ये क्या हो रहा है? मनोरमा ने ऐसे पूछा जैसे जो हो रहा था उसके लिए कुंती भी कुछ हद तक उत्तरदायी हो। कुंती के होंठ फड़कने लगे और दो बूंदें आंखों से नीचे बह आई। वो किस बात के लिए तेरी माँ को पीट रहा है? मनोरमा ने पूछा। कुंती ने कमीज से आंखें पोंछी और अपनी रुलाई दबाए हुए बोली, उसने माँ के ट्रंक से सारे पैसे निकाल लिए। माँ ने उस पर हाथ रोका तो उसे पीटने लगा। इस आदमी का दिमाग खराब है। मनोरमा गुस्से से भड़क उठी। अभी यहाँ से निकलकर बाहर करूंगी तो इसके होश दुरुस्त हो जाएंगे। कुंती कुछ देर सुबकती रही, फिर बोली, कहता है माँ ने ठेकेदारों से अलग से पैसे ले लेकर अपने पास जमा किए हैं। इस बार उसने 200 में ठेका दिया था। माँ के पास अपने 60-70 रुपए थे, वे भी उसने ले लिए। कुंती के भाव में कुछ ऐसी दयनीयता थी कि मनोरमा ने उसके मैले कपड़ों की चिंता किए बिना उसे अपने से सटा लिया। रोती क्यों है? उसने उसके पीठ सहलाते हुए कहा। मैं भी उससे तेरी माँ के रुपए ले लूंगी, तो चल अंदर। रसोई घर में जाकर मनोरमा ने खुद कुंती का मुंह धो दिया और मोढ़ा लेकर बैठ गई। कुंती ने प्लेट में 2 रोटी दी तो वो चुपचाप खाने लगी। वही खाना काशी ने बनाया होता तो वह गुस्से से चिल्ला उठती। सब चपातियों की सूरतें अलग अलग थीं और वे आधी कच्ची और आधी जली हुई थी। दाल के दाने पानी से अलग थे, मगर उस वक्त वह मशीनी ढंग से रोटी के कौर तोड़ती और दाल में भिगोकर निगलती रही, उसी तरह जैसे रोज दफ्तर में बैठकर कागजों पर दस्तखत करती थी या अध्यापिकाओं की शिकायतें सुनकर उन्हें जवाब देती थी। कुंती ने बिना पूछे एक और रोटी उसके प्लेट में डाल दी तो वह थोड़ा चौंक गई। नहीं, और नहीं चाहिए, कहते हुए उसने इस तरह हाथ बढ़ा लिया जैसे रोटी अभी प्लेट में पहुंची न हो। फिर अनमने भाव से छोटे छोटे कौर तोड़ने लगी। नीचे का शोर बंद हो गया था। कुछ देर के बाद गेट के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि अयोध्या कहीं बाहर जा रहा है। कुंती रोटी वाला डिब्बा बंद कर रही थी। वह उससे बोली,
नीचे जाकर अपनी माँ से कह देना कि गेट को वक्त से ताला लगा दे, रात भर गेट खुला न रहे। कुंती चुपचाप से हिलाकर काम करती रही और कहना कि थोड़ी देर में ऊपर आ जाए। उसका स्वर फिर रूखा हो गया। कुंती ने एक बार इस तरह उसकी तरफ देखा जैसे वह उसकी किताब का एक मुश्किल सबक हो जो बहुत कोशिश करने पर भी समझ में नहीं आ रहा। फिर सिर हिलाकर काम में लग गई।